जो माननीय सांसद थे वो सदन में सो रहे थे। हमारे जो माननीय विधायक थे, एक बार जो अध्यक्ष महोदय उनको विधानसभा अध्यक्ष धोप दिए तो बैठ गए वो। आदमी मुझसे बहस कर रहा था किसी माननीय का नाम लेकर के। हम बोले 30 साल का राजनीतिक करियर है, 3 आदमी खड़ा कर दीजिए जिनका वो कोई भी करियर बनाए हों, या तो व्यापारिक करियर बनाए होंगे, या पॉलिटिकल करियर बनाए होंगे, या एकेडमिक करियर बनाए होंगे, या सोशल करियर बनाए होंगे, मैं आपको 1000 खड़ा कर दूंगा। नमस्कार, मैं जगदीश जागुड्डू। इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए जो शख्सियत हैं, आप हैं डॉक्टर अखिलेश कुमार कहें या प्रोफेसर अखिलेश कुमार कहें, आप डीएसपी रहते हुए आपने अपने सेवा से त्यागपत्र दिया। वर्तमान में पटना, जो बिहार का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, साइंस कॉलेज पटना, वहाँ आप प्रोफेसर हैं और चुनावी मैदान में आप नरपतगंज विधानसभा से इस बार प्रत्याशी बनकर उतरने वाले हैं। इनसे आज कुछ बातचीत करने की दिल में बहुत पहले से इच्छा थी कि एक विद्वान कहें, एक कड़क ऑफिसर के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले कहें, जो अब राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो इनसे बातचीत करने की बहुत पहले से इच्छा थी। आज वो कहें तो पूरा हुआ है। सबसे पहले आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जगदीश जी। आपके पूरे टीम को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि मुझे आप मौका दे रहे हैं बात करने का, और जनता तक आवाज़ पहुंचाने का मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है, और इसलिए विशेष रूप से आप सबों का धन्यवाद है, और हम लोग अच्छी बात करेंगे। तो सर, ऐसा क्या हुआ कि आप सेवा में रहते हुए एक प्रशासनिक अधिकारी थे और एक कड़क, जैसा मैंने पहले कहा कि मेरी जानकारी है जैसी कि आप किशनगंज में पदस्थापित थे जब आपने त्यागपत्र दिया, तो ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आपने त्यागपत्र दे दिया? देखिए, परिस्थिति ऐसा कुछ खराब नहीं था। मतलब जैसे होता है ना कि पुलिस से कोई मेरा शिकायत हो, या पुलिस को लेकर के मेरे मन में कोई दुविधा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम खूब वहाँ पे अच्छे से जॉब को कर रहे थे और काफ़ी एंजॉय कर रहे थे उसको। उसमें मेरा कोई शिकायत नहीं है, ना तो मेरा सीनियर से कोई शिकायत रहा कभी, ना कोई मेरा सबऑर्डिनेट से कोई शिकायत रहा। एज ए टीम पुलिस जो है, मैंने बहुत अच्छा काम किया और हम उसको खूब उसमें आनंद लेते थे, ये कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम उसको छोड़ के आए तो समझिए कि मेरा स्वयं से बहुत वार्तालाप था, और उस वार्तालाप का नतीजा था कि मुझे लगा कि मुझे अब बड़े डोमेन में जाना चाहिए। जैसे कोई आदमी ज़्यादा धन कमाना चाहता है ना, तो 1 बिज़नेस, 2 बिज़नेस, 3 बिज़नेस करता है वो। तो उसी तरह से मुझे सेवा का भाव था। तो शुरू में जब स्टूडेंट थे तो मुझे लगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे हम, सिविल सर्विसेज में, तो बहुत आम कॉमन पीपल के लिए हम बहुत कुछ कर पाएंगे और मुझे मौका मिलेगा। वो सच भी है, मौका मिला भी मुझे, और एक ज़िले के लोगों के लिए हम बहुत काम कर पा रहे थे। अब एक अच्छा पुलिस ऑफिसर होते हैं तो समझिए कि पूरे ज़िला में अमन शांति रहता है, लोग सिक्योर फील करते हैं, लोगों को लगता है कि अगर अच्छा काम कर रही है पुलिस तो मुझे जस्टिस मिलेगा। तो वो हम कर पा रहे थे, वो दे भी पा रहे थे, उसमें कई इनिशिएटिव्स हैं हम लोगों का। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे थोड़ा और इससे बड़े लेवल पे जाना चाहिए। जो सेवा का मेरा भाव है मेरे मन में, उसको विस्तार देना चाहिए, और ईश्वर हमको पद के लालच से मुक्त किया है। तो जो एक फ्यूडल सोसाइटी है हमारा, जिसको कहते हैं ना सामंती सोच, उसी मतलब जगह में हम भी पले बढ़े हैं, जहाँ हर लोग सामंती सोच से ओतप्रोत है। हर लोगों को एक देखिएगा कि कोई एक वर्दी वाला आदमी आ जाएगा तो सब कोई उसको देखने लग जाते हैं। या फिर मतलब शादी विवाह में आप देखते होंगे अक्सर एक रुतबा है, रुतबा है। हाँ, एक प्राइवेट गार्ड भी कोई लेके चल रहा है गन। तो मैं देखता हूँ अभी बहुत सारे लोग जो है गार्ड के साथ में फ़ोटो रील्स बनाते हैं, उसको सोचते हैं ये बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मान ली बहुत छोटा चीज़ है। तो लोग इसको ग्लैमर के नज़रिए से देखते हैं। अगर उसको छोड़ पाए हम तो मेरे अंदर मतलब निश्चित रूप से ज़्यादा दृढ़ता रही होगी, ज़्यादा मजबूत रहा होगा। साहसपूर्ण निर्णय, मेरा इरादा बहुत मजबूत रहा होगा कि मुझे ये नहीं करना है और मुझे और थोड़ा बड़ा लेवल पे जाना है। तो हम उसको छोड़ के समाज के बीच आ गए, और समाज के बीच आए तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ कि मैं जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा कर पा रहा हूँ मैं। खास बात यह है कि जब हम जॉब छोड़ रहे थे तो मैंने कैलकुलेट किया कि ये मेरा लॉस होगा, ये मेरा गेन होगा। लॉस कुछ भी नहीं है मेरा। जो लॉस मैं सोच रहा था कि मेरा वर्दी छीन जाएगा, लोग मुझे रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे नाम से लोग मुझे रिकग्नाइज़ करते हैं। सीनियर अधिकारी जो उस समय शायद हम उनको कभी कॉल नहीं कर पाते, आज के डेट में मैं बहुत उसको बिंदास कॉल करता हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली वो बात करते हैं।
तो मतलब पुलिस में बहुत डिसिप्लिन चलता है, आप हैं, आप डीजी को कॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में मतलब अभी मेरे लिए ज़्यादा आसान नहीं कर रहा है, तो मेरे को लॉस कुछ भी नहीं हुआ। गेन जो मैं सोचा था कि मतलब अपने कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाऊँगा यहाँ, अब वो समझिए कि निकल के पूरा देश हो गया। मैं पूरे देश के बच्चों के साथ, खास करके हिंदी पट्टी जो राज्य हैं, 10-12 राज्य हैं, तो वहाँ मतलब हिंदी पट्टी के जितने राज्य हैं वहाँ के बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं। और साउथ इंडिया में कनेक्शन कम है मेरा, इक्के दुक्के हैं, लेकिन मतलब जो आप समझिए कि हिंदी पट्टी में काफ़ी मेरा कनेक्शन है, और मैं हज़ार बच्चों को मेंटर करता हूँ और उसको एक सही दिशा दे पा रहा हूँ। तो मुझे बहुत गौरव है और बहुत संतोष है मुझे कि मैं समाज में कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा हूँ और रचनात्मक काम कर रहे हैं। जो मतलब जैसे किसी व्यक्ति को करियर बनाते हैं ना, तो वो एक रचनात्मक काम हुआ। मैंने मतलब एक आदमी मुझसे बहस कर रहा था किसी माननीय का नाम लेकर के, हम बोले 30 साल का राजनीतिक करियर है, 3 आदमी खड़ा कर दीजिए जिनका वो कोई भी करियर बनाए हों, या तो व्यापारिक करियर बनाए होंगे, या पॉलिटिकल करियर बनाए होंगे, या एकेडमिक करियर बनाए होंगे, या सोशल करियर बनाए होंगे, मैं आपको 1000 खड़ा कर दूँगा। तो ये मेरा मतलब इतना कम उम्र में हम ये कर पाए। अभी बहुत, तो मेरे पास तो अभी 30 साल 35 साल का वर्किंग टाइम है मेरे हाथ में, तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। और जो भी मेरा काम है, जैसे राजनीति में भी अगर हैं, तो वो कोई मेरा ऐसा नहीं है कि हम कोई विधायक बन जाएंगे तो ज़्यादा मेरा नाम हो जाएगा, उससे कई गुना ज़्यादा आज की डेट में है मेरे पास। आप सोचिए एक बात कि अगर मान लीजिए हम डीएसपी हैं, या मैं अगर विधायक हूँ, तो कोई पब्लिक आएगा काम कराने के लिए, तो हमको किसी सीओ को फ़ोन करना होगा, किसी बीडीओ को फ़ोन करना होगा, डीएम साहब को फ़ोन करना होगा, किसी प्रशासनिक महकमे को फ़ोन करना होगा कि इनका ये जायज़ काम है, आप कर दीजिए। उस जगह जो आदमी अपने कलम से काम करेगा, ठीक है, आप विधायक हैं तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। आप बहुत दबंग विधायक हैं तो थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे, लेकिन बोलना दूसरे उन्हीं को है। चाहे आप उनको दबा के बोलिए तो काम होने के चांसेस बहुत कम है, प्यार से बोलिएगा तो शायद काम हो जाए आपका, ठीक है। तो वैसी परिस्थिति में मतलब जो मेरा पावर था कलम का, उसको छोड़ के आया, अब हमको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ये समझिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब विधायक बहुत बड़ा चीज़ है, हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं। ये पॉलिटिकल जर्नी है, इसका बहुत नोबल मकसद है, वो लोग समझेंगे धीरे धीरे, मतलब टाइम लगेगा। लोग तो एंड रिजल्ट देखता है ना कि आपको कितना वोट आया, आप जीते कि हारे, हम लोग वो नहीं देख रहे हैं, हम जर्नी देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में आज लोग बात कर रहे हैं कि अखिलेश जैसा आदमी है जो इतना बिंदास लड़ाई लड़ रहा है। हमारे पास जो इतना देख रहे हैं ना बच्चे, अभी इतने बच्चे क्षेत्र में घूम रहे हैं, कुछ अभी गए हैं पटना छुट्टी लेके, वो आते एक दिन के लिए सर देखते हैं कि कैसा लगता है, वो जाते ही नहीं है। उनके घर से फ़ोन आता रहता है, वो अपने मम्मी पापा से मुझे फ़ोन कराते हैं, बोला कि सर मैं मतलब वो लोग कैंपेन किया हूँ दूसरे लोगों के साथ में, इतना टेंशन में रहते हैं, इतना तिकड़म का बात करते हैं, कास्ट सब कास्ट फला ढेकान, आप तो बोलते हैं कुछ नहीं। अब और एक बात मैं आपको कहूँ, आपके मन से कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मैं कभी वोट नहीं मांगता हूँ, समझे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है आप उसको वोट कीजिए, जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है आप सर्वश्रेष्ठ, जरूरी नहीं है कि मैं एकदम खुल के, और मुझे बताइए कि ये आपसे बेहतर उम्मीदवार है, हम उसका साथ धर लेंगे। तो सर बहुत अच्छा आपका जो है, आप पटना साइंस कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित संस्था में है, फिर राजनीति की ओर झुकाव क्यों हुआ, क्यों दिल में आया कि मुझे जो है भागीदारी निभानी चाहिए? बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन आप पूछें कि मैं एक शिक्षक हूँ और बहुत अच्छा शिक्षक हूँ मुझे इस बात में कहने में कोई डाउट नहीं है, और मैं बहुत खूब मन से पढ़ाता हूँ, समझे। तो अब देखिए कि जब हम अपने दोस्तों से मिलना शुरू किए, जब पुलिस का जॉब छोड़ के आए और अलग अलग जगह में वहाँ पे सेमिनार में यहाँ वहाँ जाना शुरू किया, तो एक गॉसिप हम देखे लोगों के बीच में, चाहे वो चाय की दुकान पे हो या डाइनिंग टेबल पे हो या नॉर्मल दोस्तों के बीच में, कि अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं तो मजबूरी में लोग किसी को वोट दे देता है। आजकल ज़माना नहीं रहा कि अच्छाई से चुनाव लड़ा जा सकता है, आजकल ज़माना नहीं रहा कि कम पैसा में चुनाव लड़ा जाएगा, समझे। ये सब अब बिना पार्टी का कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये सारा मैं सुनने लगा, तो मुझे लगा कि मैं एग्जाम्पल सेट करूँगा, ये जो घेरेबंदी है ना मैं इसको तोड़ूंगा। मैंने तोड़ा, ये तीसरा इलेक्शन है मेरा, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम भाग खड़े हुए हैं। पहला इलेक्शन लड़े तो लोगों को लगा कि शौक है, डीएसपी है, अपना पैसा उसमें खर्चा करेगा, तो अभी भी मैं कोई पैसा नहीं, 0 बजट मेरा चुनाव कैंपेन है, मैं पैसे नहीं देता हूँ पब्लिक को। तो जो मेरा लॉजिस्टिक खर्चा है वही खर्च करते हैं हम, केवल रहना खाना तेल का यही सब, पर्चा पोस्टर, इसके आगे और दूसरा खर्चा हम नहीं करते। अब मतलब 0 बजट में चुनाव लड़ते हैं, तो मैंने तोड़ा उस भ्रांति को। तो उसका परिणाम देखिए, जब हम 2 बैक टू बैक चुनाव लड़ लिए, 2020 का और 2024 का, तो आज 10 मेरे मित्र हैं जिसने हिम्मत जुटाया और वो चुनावी मैदान में है।
तो जब अच्छे लोग आने लग जाएंगे तो लोगों का परसेप्शन भी बदलेगा कि भाई नहीं, अच्छा लोग चुनाव लड़ने लगे हैं, मुझे देना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ मेरे क्षेत्र में मेरे जैसा और 8-10 लोग आ जाएं तो जनता बाकी जो पार्टी लाइन पे सोचते हैं उससे छोड़ के इसी 8-10 में से किसी को चुनेगा। मैं नहीं सोचता हूँ कि मुझे ही चुन ले। ऐसा व्यक्ति को चुनो जो कि मतलब जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, जो सदन का अवधारणा है, उसको तो कम से कम जिए, उसको तो करे, नीति निर्धारण में अपना रोल तो प्ले करे। अब आप देखिए कि हमारे जो माननीय सांसद थे वो सदन में सो रहे थे, हमारे जो माननीय विधायक थे एक बार जो अध्यक्ष महोदय उनको विधानसभा अध्यक्ष धोप दिए तो बैठ गए वो। तो ये मतलब आप लाखों पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सदन के सदस्य जो है विधानसभा के हैं तो वो 3-4 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लोकसभा है तो 25-30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उतने लोगों का इज्जत स्टेक पे लगा देते हैं आप। तो ये चीज़ें समझ तो आनी चाहिए ना। तो वो कैसे होगा? तो जैसे लोगों का अवधारणा रहता है कि भगत सिंह पड़ोसी में पैदा हो जाए, मेरे घर में ना हो, मेरे घर में, समझे। तो इसी से हम भी जूझते हैं। मेरे भी मतलब लोग सोचते हैं कि इतना कंफर्ट जोन छोड़ के तो तुम क्यों इसमें हो। जैसे जब पुलिस में थे तो बहुत प्रिविलेज था मेरा, ठीक है, उस प्रिविलेज को छोड़े तो आए कॉलेज में भी बहुत आराम है। 10 बजे से 4 बजे उसके बाद आराम से जॉगिंग कीजिए, खूब ताश खेलिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ भी हम दिन रात लगे रहते हैं स्टूडेंट के पीछे, तो सबको लगता है क्या कर रहा है, क्या सेंस है इसका। जो करते हैं पूरा आनंद लेके करते हैं, तो मतलब पूरा उसमें इन्वॉल्व होकर, जैसे चुनाव लड़ रहे हैं पूरा दिल से लड़ते हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि चुनाव कैंपेन में पहली बार अररिया में मैंने नुक्कड़ सभा किया, लोक गायक को लेके आए हम, और लोक गीत के माध्यम से हम यहाँ चुनाव प्रचार किए। आज तक का हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा। तो उसको हम लागू किए, और जो एथिकल मीन्स है, जो एक सुचितापूर्ण राजनीति का रास्ता होता है, उसको अपनाएं। हम इस वोट का चिंता करते ही नहीं है। और देखिएगा इसी धरती से लोग मुझे वोट करेंगे और खूब करेंगे। आप भी चाहते जी, आप भी चाहते तो अभी जैसे हो रहा है बिहार में, एक चीज़ जो है लोगों के दिमाग में है, पहला तो जाति, फिर धर्म, और फिर सबसे अहम चीज़ होता है कि पार्टी का टिकट। इसके लिए लोग गणेश परिक्रमा करते रहते हैं। तो आप भी प्रयास करते तो टिकट मिल सकता था और सहूलियत से जीत जाते। हाँ, ऑब्वियस है मिल जाता हमको, लेकिन मतलब समझिए कि जब हम पुलिस का नौकरी छोड़ के आए तो ये करने नहीं आए थे ना कि हम मतलब परिक्रमा करके टिकट लेंगे। और ऐसा भी नहीं है मेरा कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से परहेज़ है, वो भी नहीं है। कोई अगर सम्मान से टिकट देगा तो हम लड़ भी लेंगे, समझे। लेकिन मेरा शर्त है, कल को अगर वो पार्टी पब्लिक का अगेंस्ट कोई रूल बना देती है, अगर सरकार में है, या कोई ऐसा नैरेटिव सेट करती है, तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे। उस प्रतिरोध का खामियाजा हमारा हो सकता है कि उस पार्टी से सस्पेंशन हो जाए और मेरी सदस्यता चली जाए, तो मैं उसको स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा मतलब जो कमिटमेंट है वो पब्लिक कमिटमेंट है। मैं उसके लिए काम करता हूँ। और आप इतना समझिए, जैसे एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि वो बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आपके मन से पब्लिक भी सुनेंगे। लोग ने बोला कि आज से कुछ साल पहले, मतलब 5 दशक पहले, रेणु जी भी चुनाव लड़े थे और हार गए थे। तो हमने उनको बोला कि मैं मोबाइल निकाल लिया हूँ, गूगल करूँगा, कौन जीते थे उसका नाम बता दीजिए। समझे, नहीं बता पाए, समझे, वो नहीं बता पाए। और हम, ये घटना है 2020 की, और उनसे मैं दूसरा सवाल किया कि मैं फिर गूगल निकाला हुआ हूँ, और अभी आप बताइए कि फॉरबिसगंज का विधायक कौन है। तो वो भी वेणु जी का नाम लिए, पद्म पराग वेणु, समझे, जो कि रेणु जी के बेटा थे। उसके पहले वाले टर्म में थे वो, हाँ। 10 से 15 में थे, 10-15 में, समझे। तो हम बोले कि सोचिए कि रेणु जी का भूत अभी तक उतरा नहीं है आपका, कि उनका बेटा का नाम ले रहे हैं। वेणु जी का नाम नहीं ले रहे हैं आप, रेणु जी के बेटा का नाम ले रहे हैं। रेणु जी का छाया इतना महत्वपूर्ण है। तो उसी तरह से ये धरती याद करेगी कि अखिलेश आता था, चुनाव लड़ता है, और मैं जीतूँ हारूँ उससे मतलब नहीं है, लेकिन लोग मुझे स्मरण करेंगे, जीतने वाले का नहीं करेंगे। नहीं, आपने तो एक क्रांति की शुरुआत की है निश्चित रूप से। जो आपको रिस्पॉन्स, अब चुनाव की जीत हार तो बहुत सी गणित बैठती है, उस पर होता है, लेकिन अभी जैसा देखने में लग रहा है कि आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो एक नई क्रांति का आगाज़ है। और आपको काफ़ी अनुभव हो गया होगा इस क्षेत्र में, आपका जन्म यहाँ हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि किन मामलों में हम बहुत पीछे रह गए हैं? मतलब विकास के मामले में? जी, देखिए, आप अररिया ऐसा जगह है ना जिधर ढीला फेंकिएगा वो समझिए कुव्यवस्था पे ही गिरने वाला है।
आप कोई भी मामला लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ सेक्टर ले लीजिए, किसान का समस्या ले लीजिए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लीजिए, और जैसे नशा का मामला ले लीजिए, बाढ़ का स्थिति ले लीजिए, हर जगह तो यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कुछ भी अच्छे से हो कहाँ पा रहा है। ऑफिसेस में कितना करप्शन है, आप एक आम आदमी से कभी गुप्त रूप से खोजी पत्रकारिता के तहत पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि कितना मतलब हताहत है लोग यहाँ का। और ये सारी चीज़ों का आखिर कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? यहाँ के जनप्रतिनिधि है। आज कोई आदमी अगर सीईओ उसका रसीद नहीं काट रहा है तो वो विधायक के पास जाएगा, तो क्या विधायक उनका हाथ पकड़ के सीईओ के पास जाएंगे? नहीं है, बोलेंगे भाई इसका क्यों नहीं रसीद कट रहा है ज़मीन का, बताइए क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे, अगर बहुत उलझन वाला प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट कराएंगे उसको। तो ये तो नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको मतलब कमीशन जा रहा है, ये जानिए। मतलब आरटीपीएस में लोग बोलते हैं कि 100 रुपये का कमीशन का बंदर बांट चल रहा है। 500 रुपये अगर जाति प्रमाण पत्र बनाने में लग रहा है तो उसका बंदर बांट चल रहा है। तो ये जब तक होगा तब तक कोई इकबाल वाला नेता नहीं आएगा, तो पब्लिक को लेके अधिकारी के पास जाएंगे ही नहीं। और जो इकबाल वाला नेता है, जो जिसके अंदर समझ है, तो वो प्रशासनिक अधिकारी के पास जाएंगे तो उनका काम होगा। 70-80% लोगों का काम बहुत आराम से हो जाएगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर 100 में 80 लोगों का काम हो गया तो समझिए एक तरह से राम राज्य जैसा स्थिति हो जाएगा, तो लगेगा ही नहीं कि कोई करप्शन है बोल के। तो आपने दोनों सरकारों को देखा है, पिछली सरकार और वर्तमान सरकार। अभी वाले लोग कह रहे हैं कि पिछले सरकार में जंगल राज था, और पिछले वाले लोग कह रहे हैं कि आज जंगल राज है। आपका क्या अनुभव है? देखिए, जंगल राज तो मान लीजिए हम लोग बीइंग अ पुलिस नहीं बोलेंगे जी। क्राइम सोसाइटी का पार्ट है, कभी एलिवेट हो जाता है, कभी वो कंट्रोल रहता है, और सरकार का ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कंट्रोल करके रखे। नागरिक को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार मतलब सुरक्षा प्रोवाइड करती है पुलिस के माध्यम से, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में क्या बहस चल रहा है, तो समझिए कि शीशे के घर में दोनों हैं, एक दूसरे पे कंकड़ फेंक रहे हैं। अभी मैं पब्लिक के बीच जाता हूँ ना, तो एक नया चीज़ हम देखे हैं। क्या देखे कि वो दोनों ही एंड को गाली दे रहे हैं, समझे। अभी वर्तमान जो एग्जिस्टिंग है तो उनसे वो असंतुष्ट हैं, और जो पुराने वाले हैं उनके प्रति भी उनका विश्वास नहीं जग रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो वो बहुत दुविधा की स्थिति में है, और दुविधा में जाके वोट कर देंगे। फिर जैसे मान लीजिए जो जातिगत हम लोग वोट करते हैं, जो पार्टी का कार्डर लाइन है उस आधार पर हम लोग वोट करते हैं, लेकिन हमारे जैसे आदमी जब बीच में घुसेगा तो एक नया माहौल क्रिएट करेगा। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन माहौल क्रिएट। जैसे अभी हम बैक टू बैक 2 इलेक्शन लड़े, तीसरा लड़े, अभी आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, लोगों का परसेप्शन बदला हुआ है। लोग अब हमसे खुल के बात कर रहे हैं, लोग मुझे जान रहे हैं, और वो मतलब मतलब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% लोग ज़रूर मुझे कह रहे हैं कि इस बार आपके लिए हम लोग मन बना रहे हैं। अगर डॉक्टर अखिलेश कुमार जी को कामयाबी मिल जाती है तो इनका क्या प्राथमिकता होगी क्षेत्र के प्रति, विकास के लिए, या अन्य चीज़ों पर? जैसे आपने कहा एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है और करप्शन है, इनमें क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, प्राथमिकता पहले 5-6 काम तो मैं एक साथ शुरू करूँगा, और उसके लिए ऐसा नहीं कि एक काम करे तो फिर उसका जब वो ख़त्म होगा तब दूसरा करेंगे, सो नहीं, पैरेलल 5-6 काम करने वाला हूँ मैं। एक तो एजुकेशन का हमको बहुत डीप समझ है, और क्योंकि मैं खुद बहुत वर्षों से पढ़ाते आया हूँ, मतलब समझिए कि अगर देखेंगे ऑथराइज तरीके से तो 98 से हम पढ़ा रहे हैं। तो इतना तो मेरा बीच में अगर कुछ टेन्योर हटा दीजिए पुलिस का, तो मैं बेसिकली शिक्षक ही हूँ। तो एजुकेशन का पूरा समझ है मुझे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में मान लीजिए कुछ त्रुटि है तो उसका पूरा समझ है मुझे। मैं एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ, मुझे इस बात का भी गौरव है। तो उसको भी मैं करेक्ट करने में मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को मदद कर सकता हूँ कि आप ऐसे कीजिएगा तो एक बढ़िया काम होगा आपके एंड पे, तो उसको मैं मोटिवेट करूँगा। अब देखिए कि कोई आदमी बोलेगा कि हम 24 घंटा में करप्शन ख़त्म कर देंगे, तो समझिए वो पक्का झूठ बोल रहा है, और ऐसे आदमी से तो जनता को सावधान हो जाना चाहिए। यानी उसको 24 घंटा में ख़त्म तो नहीं करेगा, करप्शन में लिप्त जरूर हो जाएगा। अब लाठी डंडा चलाएंगे क्या अधिकारियों को? कल को जाएंगे एसईओ का कपड़ फोड़ देंगे कि तुम ये नहीं करो, क्योंकि एक सिस्टम बनाएंगे आप। टाइम लगेगा कि नहीं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा अचानक तो ओवरनाइट तो नहीं हो जाएगा। नहीं। तो मतलब आप एक स्टूडियो बना है, एक दिन में बनाया था, अभी और धीरे धीरे ग्रो करेगा, समय लगता है कोई चीज़ को। तो आप मतलब जो चीज़ें अगर समाज का हमारा हिस्सा हो गया है, तो अभी देखिए दारू बेच के लोग पैसे कमा रहे हैं, तो लोग उसको बहुत उत्साह से बोल रहे हैं कि फलनमा जैसे दारू बेच के स्कॉर्पियो खींच ले। तो ये मैटर ऑफ प्राइड है कि ये मैटर ऑफ घृणा है? घृणा होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो अब समाज को भी तो इसमें आगे आना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि
एजुकेशन पे मैं काम शुरू करूँगा एक साथ। इसके बाद मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम शुरू करूँगा। एग्रीकल्चर, एलाइड एग्रीकल्चरल सर्विसेज और एग्रो बेस्ड माइक्रो इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज, उस पर मैं काम शुरू करूँगा। इन सब की मेरे पास बहुत समझ है। मैं वेटनरी भी पढ़ा हूँ, तो मतलब फार्मिंग भी मुझे आता है। और चूँकि हम लोग मतलब पढ़े बाहर ज़रूर हैं, लेकिन कृषि से बहुत तगड़ा नाता रहा है, तो एग्रीकल्चर को भी खूब समझते हैं। शायद इतना नहीं समझता होगा ये किसान जितना हम लोग समझते हैं, समझ गए। इसके बाद मतलब जो आपका नशा का यहाँ बहुत आप देखे होंगे चलन, उस पर काम करेंगे। सोसाइटी के सभी हिस्सों को साथ लेकर के चलेंगे। पलायन एक बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा है, तो पलायन को एक बड़ा रोड मैप बना करके उस पर काम करेंगे। जो लोग बाहर जाएंगे, पलायन कभी 100% नहीं रुकेगा, ये समझिए। सब लोग एक क्रॉस जाते हैं, बिहार के मतलब केरला के लोग और बाहर गल्फ में जाके यहाँ वहाँ अमेरिका जाके बहुत पैसे कमाएँ, यहाँ के लोग भी जाएंगे, लेकिन उनका स्किल बेस्ड उनको सैलरी मिलना चाहिए, गेटवे बनना चाहिए, और उनको कोई कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। जब हम कोविड में काम शुरू किए तो उसमें मतलब भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा था सभी को पैसे, लेकिन जो वही लोग को दिया जा रहा है जो रजिस्टर्ड थे। रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं लोग यहाँ के। आज मान लीजिए कई बार आप देखे होंगे कि बस में 1-2 हादसा हो गया, बहुत सारे 20 मजदूर मर गए जलकर, लेकिन उसको क्या मिला? उनके परिवार को कुछ नहीं मिला। जब एक गेटवे बन जाएगा, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, इन सारी चीज़ों पे काम होना जब शुरू होगा तो उनको बहुत राहत मिलने लग जाएगा। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि आज के डेट में 1000 रुपया का अगर आप SBI में कराते हैं सालाना, तो आपको 20 लाख का इंश्योरेंस मिलता है एक्सीडेंटल। 2000 का आप कराते हैं तो 40 लाख का मिलता है। कोई गरीब से गरीब आदमी साल का 1000 रुपया स्पेयर कर सकता है। एक्सीडेंट होता रहता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो आप समझिए कम से कम ये इंश्योरेंस कराएंगे तो फ़ायदा मिलेगा कि नहीं। उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस है। तो कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ों को आप समाज को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, अगर आपके पास इंटेंट अच्छा हो, सोच अच्छा हो। अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सरकारी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। मैं जन जन तक पहुँचाऊँगा सरकारी योजना क्या है, आपका अधिकार। जो अभी हम पशु शेड में देखें कि 2 लाख, शायद 2 लाख के आसपास, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता मुझे, 2 लाख के आसपास मिलता है। 60,000 70,000 मिल गया तो सोचता है कि हमको तो बहुत मिल गया ज़्यादा, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि ये उसका अधिकार 2 लाख का है। क्योंकि उसमें जो लोग लगे हैं देने में, अगर BDO होंगे, RO BPRO होंगे, जो भी मतलब पद के लोग होंगे, सरकार उनको सैलरी देती है, उनको गाड़ी देती है, उनको रहने का घर देती है, तो घूस थोड़ी उसको देना है। मान लीजिए मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, तो सरकार मुझे सैलरी देती है, तो अलग से हम थोड़ी पैसा लेंगे उससे कि हम एक क्लास ले लिए तो हम पैसा दो मुझे, ऐसा तो नहीं है। तो ये मेरा कहना है कि अगर चीज़ों को समझा जाए, अगर इसको प्रोपगेट किया जाए, जब इसको मान लीजिए फुल टाइम अगर मुझे जनता यहाँ रोक लेती है, तो देखेगी जनता की नेतृत्व भी कोई चीज़ होता है, और अगल बगल के लोगों के लिए भी एक सरदर्द होगा कि भाई वो ऐसा काम कर रहा है तो मुझे भी करना पड़ेगा, समझिए। तो आप हैं, अभी बात हो रही थी जैसा कि मैंने पहले बताया, डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, और इन्होंने सभी बातों पर बेबाकी से अपनी बात रखी, अपनी सोच को रखा है। इनके पास जो विज़न है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, उस पर चर्चा करी है। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं विदा लेता हूँ। आप सबों को दिल की गहराई से प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। जय हिंद।